नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री के ऐसे राजा या ऐसे वंश की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें भारतीय राजा ने सनातन धर्म का प्रचार यूनान तक किया, वर्तमान ईरान, सीरिया और टर्की तक। आपने सुना होगा कि भारत ने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत के विचारों से प्रभावित होकर यूनानी राजा एंटियालकीट्स ने वैष्णव धर्म अपना लिया था, मतलब विष्णु भगवान का भक्त हो गया था वो। आज ऐसे ही वंश की कहानी, शुंग वंश की कहानी हम लेके चलेंगे। इसी वंश में इतिहास का पहला पंडित राजा हुआ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वो दौर था मेरे प्यारे भाइयों जब भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे। मौर्य काल का पतन हो चुका था क्योंकि अशोक के वंशज, अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो उनके वंशजों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया और मौर्य शासक जो थे उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। एक विदेशी राजा इंडो ग्रीक, कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो विदेशी पत्नी थी हेलेना, उसी के वंशज थे। ग्रीक देश के थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे या पौत्र थे, नाती पंती थे। इसीलिए इन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है क्योंकि ग्रीक देश के थे और कहीं ना कहीं इंडिया से इनका संबंध था। आइए आज उसी शुंग वंश की कहानी हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैप में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके की क्या सिचुएशन थी उस समय। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है। ईरान के इधर इराक, ये सऊदी अरब, ऊपर सीरिया। ऐसा कहा जाता है कि इंडो ग्रीक ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्र से यहाँ से लगातार आगे बढ़ रहे थे और इन्होंने सिंधु नदी को पार कर लिया था। इस नदी को इंडस रिवर, जिसके किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सिंध नहीं, उन्होंने छोटी सिंध जो मध्य प्रदेश में बहती है, इस नदी को क्रॉस कर लिया था। उस समय मौर्य वंश के राजा पटना में, पाटलिपुत्र में बैठे हुए थे और मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। ये अशोक का लास्ट वंशज था और बृहद्रथ जो था वो युद्ध प्रिय नहीं था, शांति प्रिय था। बृहद्रथ का सेनापति, इसी बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जब इसने देखा कि बृहद्रथ पूरे भारत को गुलाम बना देगा इंडो ग्रीक का, ये लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, तो इसी पुष्यमित्र ने इस बृहद्रथ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मौर्य वंश को खत्म करके यहां शुंग वंश की स्थापना की। किस वंश की? शुंग वंश की। इधर इंडो ग्रीक जो आ रहे थे उनमें राजा का नाम था डेमेट्रियस। वास्तविकता में डेमेट्रियस और इसका छोटा भाई यूक्रेटाइडस, ये दोनों इंडो ग्रीक थे। इन्हीं के नाम से इंडो ग्रीक डायनेस्टी है। तो ये कौन है बेटा? इंडो ग्रीक है। कौन है? इंडो ग्रीक। ये भारत पर अटैक कर रहे हैं। ये मौर्योत्तरकालीन अटैक है, मौर्य काल के बाद, ठीक है। यही इंडो ग्रीक हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सबसे पहले सोने की करेंसी चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक को ही दिया जाता है, क्योंकि अब देखिए ना, भारत के कुछ क्षेत्र पर तो इनका कब्जा है ही, तो एक बड़ा साम्राज्य था इनका। आइए, मैप से तो हमने समझ लिया है, अब आते हैं शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक या फाउंडर पुष्यमित्र शुंग था। कौन था बेटा? पुष्यमित्र शुंग।
ये इतिहास का पहला ब्राह्मण राजा था और शुंग वंश हिस्ट्री की फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी थी। तो क्वेश्चन आता है कि इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी कौन सी थी? तो शुंगा डायनेस्टी। हु वाज द फर्स्ट ब्राह्मण रूलर इन इंडिया? तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के जो गुरु थे, पहले इसकी कैपिटल की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी वैसे तो पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन बाद के राजाओं ने या इसने भी विदिशा को इंपोर्टेंस दी। विदिशा जो आज मध्य प्रदेश में है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पास में। तो एक राजधानी हो गई बिहार में और द्वितीय राजधानी हो गई विदिशा में। शुंग वंश के और होने वाले राजा विदिशा को ही मुख्य कैपिटल बना लेंगे आगे। धर्म की बात करें अगर, रिलीजन, तो इसका धर्म था वैष्णव धर्म। कौन सा था? वैष्णव। ये वैष्णव धर्मानुरागी था। इधर इंडो ग्रीक जो दो डायनेस्टी हैं, एक है डेमेट्रियस डायनेस्टी और दूसरी डायनेस्टी है यूक्रेटाइडस। यूक्रेटाइडस डेमेट्रियस से छोटा था। ये दो भाई थे, इन्होंने अपने ही नाम पर दो वंश बनाए। डेमेट्रियस वंश जो था, इसने डेमेट्रियस वंश के राजा डेमेट्रियस ने पुष्यमित्र शुंग से युद्ध किया। मतलब डेमेट्रियस वर्सेस पुष्यमित्र शुंग। इस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग जीते और डेमेट्रियस को हार का सामना करना पड़ा और इसकी विजय पताका जो सिंध नदी क्रॉस कर रही थी वो वहीं थम गई। लेकिन सिंध नदी के पश्चिम में इसका शासन रहा, वेस्ट में। डेमेट्रियस के बाद इस डेमेट्रियस वंश में एक बहुत ही पावरफुल रूलर हुआ जिसका नाम था मेनांडर। मेनांडर को इंडो ग्रीक में सबसे ज्यादा ताकतवर कहा जाता है, मतलब मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स। कौन था वो? मेनांडर। मेनांडर ने भारत पर अटैक किया। ये भारत को रौंदने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मेनांडर से डिबेट करने के लिए एक बौद्ध भिक्षु खड़े हुए जिनका नाम था नागसेन। नागसेन और मेनांडर के बीच में कई दिन तक एक डिबेट चला, संवाद चला, जिसमें मेनांडर ने युद्ध का विचार त्याग दिया और वो नागसेन का शिष्य बन गया। मेनांडर और नागसेन के बीच का जो डिबेट है, संवाद है, वो मिलिंद पन्हो नाम की किताब में लिखा है। किसमें? मिलिंद पन्हो। ये बौद्ध लिटरेचर है और इसमें ये मिलता है। यहां पर ये कथन है कि मेनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। मेनांडर के सिक्के ही भारत के गुजरात क्षेत्र में मिले हैं और हम कह सकते हैं कि भारत और पर्शिया का जो बॉर्डर था उस समय, ईरान का, उस बॉर्डर पर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हमें मेनांडर के सोने के सिक्के मिले हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया में गोल्ड कॉइन्स जारी किए सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री में, तो वो मेनांडर के कॉइन्स थे या इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स थे। इधर पुष्यमित्र शुंग का लड़का अग्निमित्र राजा बना। अग्निमित्र एक राजकुमारी से या किसी लड़की से प्रेम करता था। उस लड़की का नाम था मालविका। क्या नाम था? मालविका। कालिदास जी ने, जो महाकवि कालिदास हैं, उन्होंने अग्निमित्र और मालविका को लेकर एक बुक लिखी है। ये कालिदास का बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेचर है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र। इधर पुष्यमित्र शुंग जो है, इसके गुरु पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर ही दो किताबें लिखी। अब वो किताबें कौन सी थी? तो देखो, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर पतंजलि ने दो किताबें लिखी। एक किताब का नाम था महाभाष्य और दूसरी किताब का नाम था योग सूत्र। महाभाष्य जो है वो व्याकरण की किताब थी और ये
पहली हमारे भारतीय इतिहास में जो पहली ग्रामर या व्याकरण की किताब थी अष्टाध्यायी, उसी अष्टाध्यायी की ये एक टीका है, ठीक है, ये महाभाष्य। योग सूत्र में योग के बारे में पतंजलि ने बताया। तो पतंजलि किसके गुरु हैं? पुष्यमित्र शुंग के। तो ये इंपोर्टेंस पतंजलि की यहाँ रहती है। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ कराए बेटा। क्या कराए? 2 अश्वमेध यज्ञ। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पहला राजा कौन सा था? तो वो हमारा पुष्यमित्र शुंग ही था। पुष्यमित्र शुंग के समय जो भाषा थी वो भाषा संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत। पुष्यमित्र शुंग के समय भाषा संस्कृत थी। ये वैष्णव धर्म विष्णु भगवान का अनुयायी था। विदिशा राजधानी थी। इसके गुरु पतंजलि थे, जिन्होंने 2 किताबें महाभाष्य योग सूत्र लिखी हैं। महाभाष्य व्याकरण की पुस्तक है, तो योग सूत्र योग की। इसके सिक्कों से, इसके जो सिक्के मिले हैं पुष्यमित्र शुंग के, इसके सिक्कों से हमें यज्ञ का चिन्ह मिलता है। इससे पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ये पुष्यमित्र शुंग की कहानी है। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र है। कौन है बेटा? अग्निमित्र। और अग्निमित्र को प्रेम हो गया था मालविका से, तो मालविकाग्निमित्र बुक है जिसके राइटर हैं कालिदास जी। कौन है? कालिदास। मैं वास्तविकता बताऊं तो कालिदास की रचनाओं में ज्यादातर रचनाएं या सभी रचनाएं प्रेम कहानी ही हैं। आप अभिज्ञान शकुंतलम ले वो, दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी है। मालविकाग्निमित्र देख लो, मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। इसके बाद विक्रमोर्वशीयम देख लो, राजा विक्रम और अप्सरा उर्वशी की कहानी है। मेघदूतम ले लो, एक गंधर्व और एक अप्सरा की प्रेम कहानी है। तो ज्यादातर प्रेम कहानियां हैं। इधर मिनांडर भी जब नहीं जीत पाया और वो बौद्ध धर्म अपना लिया, तो यूक्रेटाइडिस डायनेस्टी वाले उस समय बड़े ही चिंता में थे। और उस समय यूक्रेटाइडिस डायनेस्टी में राजा था एंटियालकीड्स। एंटियालकीड्स ने सोचा कि युद्ध से तो हम भारत को जीत नहीं सकते, तो क्यों ना हम अपने धर्म का प्रचार करें। उस समय इंडो ग्रीक जो थे वो अपोलो देवता की पूजा किया करते थे। पर्शियन धर्म में अपोलो देवता की पूजा होती थी। तो अपोलो देवता का प्रचार करने के लिए एंटियालकीड्स ने हेलियोडोरस, नाम थोड़े से अजीब हैं लेकिन याद रख सकते हो आप, हेलियोडोरस नाम का एक फॉरेन एम्बेसडर भेजता है। वो किसके दरबार में? अग्निमित्र के बाद एक राजा हुआ भागभद्र। कौन हुआ? भागभद्र। इसे भागवत भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भागवत। राजधानी विदिशा। हेलियोडोरस जब भागभद्र के पास आता है और उससे कहता है कि आप वैष्णव धर्म छोड़ दो और ग्रीक धर्म अपनाओ, क्योंकि ईश्वर एक हैं, वो अपोलो देवता हैं। पर्शियन धर्म जो है, अगर देखा जाए तो जो गांधार शैली में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है, वो मूर्ति भी अपोलो देवता की ही नकल है। क्योंकि भारत में मूर्तियां कनिष्क ने बनवाना शुरू की थी और उस समय तक लगभग कुछ भी नहीं, फर्स्ट सेंचुरी में की बात है, तो 400-500 साल हो चुके थे। और बुद्ध की मृत्यु को, और 400, 450 या 500 साल तक जब किसी बंदे की कोई फोटो, कोई मूर्ति ना हो, तो एक्चुअल में पता लगाना सही से कि इसका फेस ऐसा ही था, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो काले रंग की भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है, काले पत्थर की, उस मूर्ति में अपोलो देवता का ही चेहरा है। एक यूनानी देवता की नकल करके वो मूर्तियां बनाई गई हैं। फाइनली जब भागवत के पास आते हैं तो भागवत इन्हें, हेलियोडोरस को समझाते हैं कि हमारा जो वैष्णव धर्म है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। वैष्णव धर्म सनातन धर्म की जानकारी देते हैं ये ने, और हेलियोडोरस इतने प्रभावित होते हैं कि वो अपोलो देवता को, ग्रीक धर्म को छोड़कर वैष्णव धर्म अपना लेते हैं। वैष्णव धर्म अपनाकर वो भारत में विदिशा में ही एक पिलर लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं? पिलर, जिसे विदिशा गरुण पिलर एडिक्ट कहते हैं। ये आज भी लगा हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में जस का तस पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विदिशा का गरुड़ स्तंभ किसने लगवाया। तो एक ये विदेशी राजा एंटियालकीड्स के फॉरेन एम्बेसडर या विदेशी राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में आके लगवाया था।
इसने इस पिलर पे भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा लिखी हुई है। तो हेलियोडोरस बहुत प्रभावित हुआ, तुलसी की माला धारण करके, और ये एंटियालकीट्स के पास ग्रीक देश में पहुंचता है। एंटियालकीट्स जब देखता है कि हे भगवान, मैंने तुझे क्यों भेजा था, मैंने भेजा था तू अपोलो देवता का प्रचार करके आना, तू तो उल्टा वैष्णव धर्म का प्रचार करवा के आ गया या उनसे प्रभावित होकर आ गया। बस हेलियोडोरस से कहा कि आप वैष्णव धर्म त्याग दो। हेलियोडोरस ने एंटियालकीट्स से शास्त्रार्थ किया, डिबेट किया, एंटियालकीट्स को वैष्णव धर्म के बारे में बताया, तो एंटियालकीट्स भी प्रभावित हुआ और इसने भी वैष्णव धर्म अपनाया। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि भागवत हमारे भारत का ऐसा राजा था जिसके समय पे वैष्णव धर्म का प्रचार यूनान देश तक हुआ था, ग्रीक देश तक हुआ था। ठीक है, तो ये कहानी है पोस्ट मौर्य इन्वेशन की। पोस्ट मौर्य इन्वेशन अर्थात मौर्य काल के बाद जो भारत पर आक्रमण हुए, उनमें पहला आक्रमण इंडो ग्रीक का था। मौर्य काल के बाद भारत में जो सत्ता स्थापित हुई वो शुंग वंश था, अर्थात ब्राह्मणों का साम्राज्य था, और इस पर लगातार अटैक होते रहे और किसी ने भी सफलता हासिल नहीं कर पाई। ठीक है, ये आपके सामने है, ये शुंग वंश की महत्वपूर्ण जानकारी। शुंग वंश का कुछ लिटरेचर जैसे महाभाष्य किताब, योग सूत्र किताब, मालविकाग्निमित्रम किताब, तो ये लिटरेचर है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और आगे हम एक नए वीडियो को लेकर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। और धन्यवाद आप सभी को।